तो अष्टांग हृदयम का पेज नंबर 160 निकाल लो जी, 11वां अध्याय। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबके मन में ये सवाल होता है कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो जो 11वां अध्याय आज जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसमें हम क्या समझेंगे। जैसे इसमें शुरुआत में दिया है 200 धातुओं तथा मलों के आधार पे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। 200 मतलब कि वात, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ये क्या है, शरीर में धातुएं कितनी हैं, उनके काम क्या है, कैसे वो बिगड़ते हैं, मल क्या है, कैसे वो बिगड़ते हैं। तो इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ से पढ़ो जी, शरीर के आधार। शरीर के आधार वात आदि 3 दोष, रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु तथा स्वेद आदि मल ये सब देह के सदा मूल कहे जाते हैं। वात आदि में हम देखेंगे कि वात, पित्त और कफ जिन 3 शब्दों को हम सुनते हैं उनके बारे में, रस से लेकर शुक्र पर्यंत हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं उनके बारे में, और स्वेद यानी जो पसीना आता है, ये सब शरीर के, हमारे शरीर के मतलब जीवन भर आधार कहे जाते हैं। प्रकृतिस्थ दोषों के कर्म। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है जी, कि जो शरीर का आधार, भाई हमारा जो शरीर है वो चलता कैसे है, किसके कारण चलता है, कैसे कार्य करता है। तो इसमें बताया गया है जो शरीर है वो वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों से चलता है। वात, पित्त, कफ को दोष बोला गया है जी। और शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शरीर में 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मल, मल 3 कहे गए हैं जी। जैसे इसमें लिखा है सवेद, सवेद यानी कि पसीने को बोलते हैं जी। और मल, और जो मूत्र है वो यूरिन को बोलते हैं जी। तो जो हमारा शरीर है वो वात, पित्त, कफ 3 दोषों से चलता है, 7 धातुओं से चलता है और 3 मलों से चलता है। जैसे हम क्या समझते हैं, भाई शरीर में वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है, हम उसकी चिकित्सा करने लग जाते हैं। लेकिन वात, पित्त, कफ के साथ साथ हमने धातुओं को भी देखना है। हो सकता है कि आपका वात, पित्त, कफ का बैलेंस ठीक हो लेकिन शरीर में कोई धातु बढ़ी हो सकता है कि आपके शरीर में धातुओं का बैलेंस भी ठीक है लेकिन कोई मल बिगड़ा हो। तो जो हमारा शरीर है वो वात, पित्त, कफ 3 दोष कहे गए हैं। अब दोषों का जैसे ही सवाल आए तो आपने समझ लेना है कि वात, पित्त, कफ के बारे में बोला गया है। धातुओं का जहाँ पे लिखा है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातुएं हैं, इनके बारे में बोला गया है। जब मलों का डिस्कशन आए तो मलों के बारे में मल, मूत्र और पसीना इन तीनों के बारे में बोला गया है। अगर मान लो वात, पित्त, कफ ठीक है, धातुएं भी ठीक है लेकिन मलों की स्थिति ठीक नहीं है। वैसे तो मल भी तभी बिगड़ेंगे जब शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़े हो, लेकिन फिर भी हमने केवल अकेला वात, पित्त, कफ पे काम नहीं करना है। वात, पित्त, कफ इनमें से देखना है शरीर में क्या बढ़ा है। 7 धातुओं में देखना है कि कौन सी धातु बढ़ी है, किस धातु में क्या विकृति है। और 3 मलों के बारे में हमने ये देखना है कि मलों की स्थिति क्या है। मान लो एक व्यक्ति को अगर कब्ज की समस्या बन रही है, यानी कि मल निकल ही नहीं रहा है, तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे रोग पैदा होंगे। एक व्यक्ति को अगर कब्ज की समस्या है तो कितने रोग पैदा हो सकते हैं, तो आप सभी को पता ही है जी, कब्ज हर रोग की जड़ है। एक व्यक्ति को अगर मूत्र कम बन रहा है और कम निकल रहा है तो मूत्र का भी समय पे सम प्रमाण में बनना और निकलना जरूरी है। अगर मूत्र ज्यादा निकलेगा तो शुगर जैसी बीमारियां हो जाएगी। शुगर में क्या है, पहला लक्षण ये होता है कि मूत्र बार बार आता है, ज्यादा आता है। कम निकलेगा तो किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हो जाएगी, क्योंकि जो मूत्र है उसमें टॉक्सिन होते हैं जी, क्लेद होता है। उसका काम होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अगर मूत्र ही नहीं निकलेगा प्रॉपर मात्रा से तो फिर वो अंदर बस्ती स्थान मूत्राशय में रुकेगा, फिर वो रक्त में मिक्स होके दोबारा से किडनी और अन्य अंगों में फैल जाएगा, तो वो किडनी फेलियर जैसी समस्याएं पैदा करेगा। यानी समय से जितना महत्वपूर्ण मल का निकलना जरूरी है, कब्ज ना हो, उतना ही महत्वपूर्ण है कि समय पे मूत्र बने भी और वो निकले भी। और फिर उतना ही महत्वपूर्ण है कि समय पे पसीना, अब गर्मियां हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई रोगी ऐसे आते हैं कि उनको गर्मियों में भी पसीना नहीं निकलता। अब गर्मियों में जो पसीना आता है वो अपनी त्वचा को कोमल करता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो ये मैं बोल रहा हूँ।
अब पूरा अध्याय आगे इसके ऊपर ही है कि वात कैसे काम करता है, पित्त कैसे काम करता है, कफ कैसे काम करता है, 7 धातुएं कैसे काम करती है, उनके एक एक के क्या काम है, और 3 मलों के क्या काम है। फिर आगे ये भी पढ़ेंगे कि जब ये प्रॉपर नहीं निकलेंगे तो बीमारियां कैसे होगी, फिर चिकित्सा क्या रहेगी, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को पसीना ही नहीं निकल रहा है, पसीना जब निकलता है तो वो अपनी त्वचा को कोमल करता है, शरीर के रोम छिद्र खुलते हैं, वहां से भी अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो हमारे शरीर में जितना महत्व वात पित्त कफ का है, उतना ही महत्व 7 धातुओं का भी है, और उतना ही महत्व शरीर में 3 मलों का भी है। पसीना निकलना बहुत जरूरी है, समय से मल निकलना, समय से मूत्र निकलना। अगर ये सब नहीं निकलते तो रोग पैदा होते हैं जी। अब यहाँ तक किसी भी साथी का जो अभी पढ़ा है कोई सवाल हो तो बताइए जी। किसी भी साथी का कोई सवाल जी। ठीक है जी। आवाज आती है? हाँ जी, आ रही है। हमने हमेशा बोला कि वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है, तो क्या कभी कोई ऐसी स्थिति भी आती है कि वात कम होता है, पित्त कम होता है, कफ कम होता है? डिसबैलेंस मतलब बढ़ना भी हो सकता है और कम होना भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल जी, आगे हम दोनों ही चीजों को पढ़ेंगे इस अध्याय में। अब शरीर में रोग कैसे होते हैं जी। वात पित्त कफ, 7 धातुएं और 3 मल ये शरीर को धारण किए हुए हैं। ये जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भी रोग होंगे, और जरूरत से कम हो जाएंगे तो भी रोग होंगे। तो वात पित्त कफ, 7 धातुएं और 3 मलों का सम प्रमाण में रहना ही स्वास्थ्य का आधार है जी। ये बढ़ेंगे तो क्या लक्षण रहेंगे, कम होंगे तो क्या लक्षण रहेंगे, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जी। बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। और किसी साथी का इस तरह से सवाल हो तो। सर कल आपने वीडियो भेजा था जिसमें आपने वो बताया था वात पित्त कफ तो है ही, जैसे पंच महाभूत है, वात पित्त कफ हो गया, अग्नि जल और एक आकाश और पृथ्वी भी होता है, तो बॉडी में तो ये भी होते हैं, तो इनके बिगड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता? हाँ, इनके बिगड़ने से, इसको आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ इनके बिगड़ने से प्रॉब्लम होता है, आगे पढ़ेंगे। अब वक्तव्य में पढ़ेंगे ना, जो ये आगे लिखा है प्रकृति स्थित दोषों के कर्म, इसके बाद वक्तव्य में जब पढ़ेंगे वहां पंच महाभूतों का डिटेल चर्चा आएगी जी। हाँ जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी। तो ये अभी सीमा जी ने पढ़ा है शरीर का आधार कि भाई वात पित्त कफ ये 3 दोष, 7 धातुएं और 3 मल ये हमारे शरीर का आधार है, इनसे हमारा शरीर चलता है। जब ये सब सम अवस्था में रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जब ये सब सम अवस्था से ज्यादा बढ़ जाएंगे या सम अवस्था से कम हो जाएंगे जितनी शरीर में जरूरत है, तो दोनों स्थिति में रोग होते हैं। और चिकित्सा इतनी ही है जी कि बढ़े हुओं को सम प्रमाण में लाना है और घटे हुए को सम प्रमाण में बढ़ाना है। तो अब आगे कौन पढ़ेगा जी इनके अलावा, जैसे इन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, आगे कौन पढ़ेगा जी। हाँ एक एक पढ़ते चले जाओ जी, पढ़ो जी आप। प्राकृतिक दोषों के कर्म, इस पैरे में जो हम पढ़ेंगे इसमें हम 3 बार इसको कट करके पढ़ेंगे। एक में वात के बारे में बताया है, फिर बीच में पित्त के बारे में बताया है, और अंत में कफ के बारे में बताया है। तो शुरुआत में आप वात के बारे में पढ़ो जी। प्रकृति स्थित दोषों के कर्म, ये से पढ़ सकते हैं। हाँ जी, यही से उस देह को प्रकृति स्थित वायु सदा उत्साहित, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, शरीर संबंधी व्यवहार, उठना बैठना, चलना फिरना आदि, बल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति, श्रोत आदि इंद्रियों की अपने अपने विषय ग्रहण की कुशलता से कृपा करता रहता है। बस यहीं तक पढ़ना है जी। हाँ यहीं तक पढ़ना है, कृपा कर। आगे पित्त के बारे में, तो ये जो अभी तक आपने पढ़ा है इसको आप एक बार डिफाइन करो कि आपने क्या पढ़ा है, इसमें क्या समझा है, फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी अमित जी बताओ इसमें कि क्या समझ में आया जो आपने पढ़ा है। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं। और किसी साथी को समझ आया हो तो आप बताओ जी। देखो यही सीखने का एक दौर है जी,
कि आपने पहले पढ़ना है और फिर कोशिश करनी है कि जो पढ़ा है, जैसे सीमा जी ने बड़ा अच्छा बताया था जो ऊपर, चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कि जो आपने पढ़ा है उसको अगर हम समझा पाए तो यही रोगियों को ऐसे ही समझाना होता है जी। अभी तक आपने जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं कि वात पित्त कफ क्या है, पंच महाभूत, सा धातु, इनके बारे में बहुत मिल जाएगा। लेकिन जो अब पढ़ रहे हो आप, ये आपका ज्ञान होगा जी। मान लो अब मैंने जो बोला है क्या वो सही है, या कोई और बोल रहा है क्या वो सही है। सही क्या है, जो शास्त्र में लिखा है वो सही है। मान लो मैं जो बोल रहा हूं अगर वो शास्त्र में है तो सही है। अब आप जो बोल रहे हो, कल को आप रोगियों को समझाओगे तो आप सही हो, या आपका आधार क्या है बोलने का? आपका आधार है कि भाई आप जो पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, वो शास्त्र से पढ़ रहे हो, तो आप किसी को भी शास्त्रार्थ कर सकते हो। तो उससे आपका विश्वास बढ़ता है जी, कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो शास्त्रार्थ है, जो महर्षियों ने बोला है। तो यहाँ से अब आप पढ़ोगे तो ये आपका अपना ज्ञान हो जाएगा जी। इससे पहले तो आपने YouTube पे कहीं पे भी जो भी आपने सुना है, तो आपको क्या पता कि वो सही है कि गलत है। अब जो पढ़ोगे आप, यहाँ पे ये आपका ज्ञान होगा और ये सही है जी, क्योंकि आप शास्त्र को पढ़ रहे हो। तो इसमें देखो जी क्या लिखा है, उस देह को, भाई अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से चलाने वाला वायु, यानी सबसे पहले तो देखो जी वात क्या है और पित्त क्या है, कफ क्या है। वात बोला गया है जी वायु को। कौन सी वायु को? जिससे हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और जिसके कारण हम जो वात है इसका काम है हमारे शरीर को चलाना जी। वायु का काम है हमारे शरीर को चलाना। वात बोला गया है वायु को। अब आप देखो कि वायु का हमारे शरीर में काम क्या है। जो काम वायु का है वही, उसी को वात बोला गया है जी। अब वायु से क्या करते हैं हम? वायु हमारे शरीर को चला रही है। अगर शरीर में वायु ही ना हो, हम हवा ही ना ले पाए, हम ऑक्सीजन ही ना ले पाए, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो जो वायु है, जो वात है, वो अपने शरीर को चलाने का काम करता है जी। इसमें क्या कहा गया है कि वायु है, जो वात है, वो क्या काम करता है? वो शरीर में उत्साह शक्ति, यानी हमारे अंदर जो उत्साह पैदा होता है, किसी भी अच्छे काम को या कोई बड़ी उपलब्धि को हम अचीव करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो करती है। हम उत्साह में, खुशी में झूम उठते हैं, जंप लगाते हैं। तो ये कार्य वायु के कारण है जी। आगे है श्वास लेना, प्रश्वास यानी श्वास छोड़ना, ये काम भी वायु यानी कि वात का है जी। आगे है चेष्टा, यानी कि शरीर में उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सभी काम वायु के हैं। आगे मल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति। हमने श्वास लिया हमने, उसके कारण हम जीवित हैं। फिर वही ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक जाती है, सिर से लेके पांव तक। तो हर एक सेल वायु के कारण, वात के कारण, ऑक्सीजन के कारण जिंदा है जी। तो वायु का पहला काम है शरीर को जीवित रखना। फिर आगे है कि हमने भोजन किया, वो हमारे मुंह में गया, फिर हमने वहां पे चबाया, तो उसको आगे ले जाने का काम वायु करती है। वो आमाशय में पेस्ट जैसा बनेगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है पचने की, पूरा डिटेल में। अभी हम वात की सिर्फ कार्य को पढ़ रहे हैं कि हमारा भोजन आहार नली से आमाशय में गया, वहां पे पेस्ट जैसा बनेगा। आमाशय में एक कलेदक कफ होता है जो भोजन को पेस्ट जैसा बनाने का काम करता है। फिर वहां पे पेस्ट बनेगा, फिर वायु उसको आगे अग्नि स्थान पे लेके जाएगी जहां पे भोजन का पूर्ण पाचन होगा। अब भोजन से पूर्ण पाचन होगा तो इसमें से एक रस बनेगा। जैसे मौसमी को हम मिक्सी में डालते हैं तो उसका रस बनता है, तो ऐसे ही भोजन पचेगा तो उसका रस बनेगा। रस से फिर शरीर में 7 धातुएं, रस से फिर रक्त बनेगा, मांस बनेगी, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं बनेगी। और जो कीट बना है, मल बना है, वो अपने शरीर से बाहर निकलेगा। तो रस को, फिर रस का जो स्थान है वो हृदय बताया गया, हृदय में पहुंचाना वो वायु का काम है। भोजन का पाचन हुआ, उसमें से 2 चीजें बनी, रस बना, उसमें से कीट बना यानी मल बना। रस को हृदय में पहुंचाना, वहां से फिर आगे 7 धातुएं बनना, और मल को फिर शरीर से बाहर निकालना। तो वायु है जो, वो अपने शरीर को चला रही है जी। उसके कारण हम जिंदा है। वो हमारे शरीर में हर एक क्रिया को कर रही है। वायु के कारण ही हर एक एक्टिविटी शरीर में हो रही है। अगर शरीर में वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो वायु को वात बोला गया है जी। वो ना हो तो हमारा शरीर चल ही नहीं पाएगा।
फिर आगे आ गया है मल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति, यानी मल मूत्र को समय से निकालना, ये वायु के कारण निकलता है। रस आदि धातुओं को उचित गति, यानी रस आदि धातुओं को अपने स्थान पर पहुंचाना। रस, भोजन पचने से रस बनेगा, फिर रस से शरीर में रक्त बनेगा यानी खून बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को बनाना। तो ये सब काम वात का है। आगे बोला गया है स्रोतस, स्रोतस यानी कि कान, स्रोतस आदि इंद्रियों से अपने अपने विषयों को ग्रहण करना, यानी कानों से सुनना, आंखों से देखना, नाक से गंध को महसूस करना, जीभ से टेस्ट को महसूस करना, ये सब काम शरीर में वात के कारण है। तो वात के बारे में अभी अमित जी ने पढ़ा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये है, जो वात है उस वो वायु को बोला गया है, और वात अपने शरीर को चलाने का काम करता है। अमित जी क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर किसी का कोई सवाल, जो वात के बारे में इतना पढ़ा है? अब यहाँ एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जी कि वात क्या है। वात वायु को बोलते हैं जी, और वायु शरीर में क्या काम करती है ये हमने अभी पढ़ लिया है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर इसमें पहले सबसे पहले लिखा हुआ है कि शरीर का उत्साह। हाँ जी। उत्साह में मतलब जैसे अगर किसी को कोई मानसिक रोग है, जैसे डिप्रेशन वगैरह होता है लोगों को, हाँ। तो एक तरह से उत्साह में कमी हो जाती है, तो क्या वायु की गड़बड़ी से होता है वो? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे ना जी, मानसिक रोग है जो, वो वात के कारण भी होता है। वात जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा या क्षय हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन में जी। और मानसिक रोग पित्त के कारण भी होता है, और मानसिक रोग कफ के कारण भी होता है। हमें यही तो पहचानना है जी कि किसी को कोई भी रोग हुआ है, मान लो किडनी फेलियर हुआ है, वो वात के कारण हुआ है तो उसके अलग कारण है। शरीर में जब हम गुणों को पढ़ेंगे ना कि शरीर में वात तो बड़ा है, अक्सर हम सवाल कर देते हैं कि आपके शरीर में वात बड़ा है, आपके शरीर में पित्त बड़ा है, आपके शरीर में कफ बड़ा है। अब वात तो बड़ा है, वात में क्या बड़ा है, किस चीज को हमने ठीक करना है, क्या चिकित्सा हमने देनी है भाई। वात तो बड़ा है, वात में किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये आगे गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वात के गुण है रुक्स, रुक्स यानी कि शरीर में रुखापन बढ़ना, ड्राइनेस बढ़ना, और रुक्स है, लघु है, खर है, सूक्ष्म है, चल है, ये गुण है। एक एक की डिटेल पढ़ेंगे भाई। रुखापन बढ़ेगा तो वात के 80 रोग कैसे हो सकते हैं शरीर में, लघुता बढ़ेगी तो वात के 80 रोग कैसे हो सकते हैं शरीर में, खरता बढ़ेगी तो उससे रोग कैसे हो सकते हैं वात के शरीर में। तो ये तो हो गया जी शरीर में वात का। शरीर पतला, दुबला, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन ना होना। आगे हम पूरा सिम्टम पढ़ेंगे डिटेल में कि वात तो बड़ा है, लेकिन वात में क्या बड़ा है, कौन से गुण बड़े हैं, उनमें किस तरह से ठीक करना है। वात में जब शरीर में बहुत ज्यादा रुक्स और खर गुण बढ़ेगा तो शरीर में मानसिक रोग होंगे। फिर ऐसे ही कफ में फिर कैसे होंगे मानसिक रोग। कफ के अपने गुण हैं। एक गुण है जैसे स्थूल, स्थूल यानी कि शरीर में आलसी टाइप का होना। जब शरीर में स्थूल गुण ज्यादा बढ़ जाता है, और स्थिर गुण, सांद्र गुण, ये गुण है, इनकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। जब गुणों को हम डिटेल में समझ जाएंगे, असली में गुण समझना ही असली आयुर्वेद है जी। फिर आप हर बीमारी को समझ जाओगे। मान लो एक व्यक्ति है, उसका शरीर स्थूल है, आलसी है, वो समय से उठ नहीं पा रहा है, वो शाम को जल्दी सो गया है, सुबह लेट तक पड़ा है, फिर भी उठने का मन नहीं है, दिन में भी वो सो लेता है, फिर भी एनर्जी नहीं है, यानी उसमें क्या है, एक्टिवनेस की कमी है, स्थूलता बढ़ी हुई है। तो फिर हमने कफ वाले में क्या ठीक करना है, उस गुण को ठीक करना है। वात वाले में क्या था, वात वाले में रुखापन बढ़ा है, वहां पे अलग चिकित्सा है, वहां पे अलग चिकित्सा है। जब हम सब गुणों को पढ़ लेंगे तो आपको हर बीमारी की समझ आ जाएगी जी। गौतम जी, ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो एक महिला बिल्कुल पतली है शरीर की, उसको कंसीव नहीं हो रहा है। एक महिला बहुत भारी है शरीर की, उसको कंसीव नहीं हो रहा है। तो दोनों में कारण अलग है जी। एक में क्या है, वात बढ़ा है, दूसरे में क्या है भाई, कफ बढ़ा है। उसने स्थूल गुण बढ़ा है तो आलसी बना दिया है जी यूट्रस को, वो कंसीव ही नहीं कर पा रही है। एक में वात वाले में क्या स्थिति है, पतला दुबला शरीर है, ताकत ही नहीं है शरीर में, मासिक धर्म प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, समय से आ ही नहीं रहा है, जो अंडा है उसका निर्माण ही अच्छे से नहीं हो रहा है, उसके कारण अलग है जी। तो यही असली आयुर्वेद है और यही चिकित्सा है भाई। पतले व्यक्ति को कंसीव नहीं कर पा रहे तो हम अलग चिकित्सा देंगे, भारी व्यक्ति को कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसके गुणों के हिसाब से हम अलग चिकित्सा देंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को उठा के कोई फार्मूला दे दिया। तो यहाँ गुणों को समझ लेंगे तो बिल्कुल डिटेल में जी। ठीक है सर। तो यहाँ पे
वात के बारे में सबका क्लियर हुआ जी कि वात क्या है, शरीर में कैसे काम करता है, कैसे शरीर को चलाता है। अब पित्त के बारे में पढ़ो जी। कौन पढ़ेगा जी? आपने अमित जी आपने एक पढ़ लिया, सबसे पढ़ाएंगे ताकि सबका बोलने का, सब बोलना सीखिए। अगर आप यहाँ पे बोलना सीख गए हो, मान लो पढ़ना बेशक से, जैसे अमित ने बोला कि जी मेरे को समझाना कुछ नहीं आता, अच्छा किया जी, इन्होंने कम से कम पढ़ लिया, अब समझ लिया, अब ये आगे से अपने लेवल पे समझाना भी शुरू कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा और समझाना शुरू किया तो आप रोगियों को या फिर बड़े अच्छे से दूसरों को समझा सकते हो जी। वैद्य का क्या काम है भाई? रोगी आपके पास आया तो आपकी दवाइयां कम काम करेगी, आपकी समझाइश उसके ऊपर ज्यादा काम करेगी जी। पिछले बैच में जिन साथियों ने लगातार 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल से जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी क्लास में जितना ज्यादा पढ़ा है, वो साथी आज बहुत अच्छे से व्याख्यान भी दे रहे हैं जी, लगभग 100 200 लोगों के बीच में, और उनके हर एक सवाल को क्लियर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का बहुत महत्व है जी। अगर यहाँ पे आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एक तो आपकी झिझक खुलेगी, एक आप शास्त्र को पढ़ना भी सीखोगे। अब मान लो मैं आपसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं तो इसको घंटे में पढ़ा के और व्याख्यान देके समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो अब जैसे अमित को समस्या आई, लेकिन अब समाधान भी हो गया है, तो आप पढ़ोगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी जी आपके पढ़ने से। अब कोई नया साथी पढ़ो जी जहां से अमित ने खत्म किया है। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो जी, बिल्कुल। इसी प्रकार प्रकृतिस्थ पित्त इस देह के ऊपर सदा पाचन, उष्णता, दर्शन देखना, भूख प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा कांति, मेधा धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि, बुद्धि शूरता, शरीर संबंधी मृदुता द्वारा अनुग्रह करता है। प्रकृतिस्थ कफ देह को सदा स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ संधिबंधन। अब बताओ जी यहाँ तक क्या समझ में आया? इसमें यही कह रहे हैं कि पित्त के, वो बता रहे हैं कि पित्त क्या करता है शरीर में। बिल्कुल सही बोला वही जी। कह रहे हैं कि पाचन और उष्णता मतलब शरीर में गर्मी, बिल्कुल जी। और जिसे हम देख सकें, बिल्कुल। मतलब देखने की जो वो है शक्ति, और हमारी भूख प्यास और भोजन के प्रति रुचि क्या, मतलब हम भोजन बहुत ज्यादा लगता है कि खाने का बहुत मन करता है, भूख तेज लगना कम लगना। बिल्कुल जी। प्रभा कांति मतलब हमारे शरीर में तेज कितना है, और मेधा हमारी बुद्धि और दिमाग तेज कितना है, और शूरता मतलब कि हम कितने साहसी हैं या निडर हैं। बिल्कुल जी। और शरीर के प्रति मृदुता मतलब हमारी नेचर कैसी है, मतलब कि हम किसी मिल के मृदुल स्वभाव से बात करते हैं या किस तरीके से बात करते हैं, तो वो भी ये पित्त के कारण ही होता है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है जी, और बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं जी। देखो वात के बारे में हमने समझ लिया कि वात हमारे शरीर में क्या काम करता है। भाई वात हमारे शरीर को, वात पहले तो बोला किसको गया? वायु को बोला गया है। वायु हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। हम कितना जी पाएंगे, कितना चल पाएंगे, उठने बैठने की सामर्थ्यता कितनी है हमारी, शरीर की हर एक क्रिया को जीवित हम वात के कारण है जी, वायु के कारण है। तो वात का काम हुआ शरीर को चलाना। ये हमने पढ़ लिया है कि वात के कारण श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हर धातुओं की क्रियाएं हो रही है, भोजन का पाचन होने के बाद वो डिवाइड हो रहा है, मलमूत्र समय से निकलना, ये सब वात के कारण है। अब हमने पढ़ा है, जो गौतम जी ने पढ़ा है कि भाई पित्त क्या काम करता है शरीर में। जो पित्त है इसके बारे में कहा गया है, एक एक शब्द को पढ़ते हैं जी, एक एक शब्द का बहुत महत्व है। देखो प्राकृतिक पित्त, पित्त यानी कि पहले तो जी पित्त बोलते किसको है और शरीर में पित्त का काम क्या है। जो पित्त है वो शरीर में अग्नि को बोला गया है जी। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां है जी हमारे शरीर में। एक तो हो गई जठरा अग्नि, जो हमारे शरीर का पाचन का काम करती है, जो हमें भूख लगती है, खाया हुआ पचता है, वो काम होता है जी जठराग्नि से। तो एक तो हुई जठराग्नि, 7 हुई हमारी धातुओं की अग्नि, और 5 हुई हमारी महाभूतों की अग्नि। तो इस तरह से हमारे शरीर में 13 अग्नियां होती है। जो पित्त है वो अग्नि को बोला गया है जी, और गर्मी को बोला गया है। शरीर की जो गर्मी है, उष्णता है, उसको पित्त बोला गया है। अग्नि, गर्मी और उष्णता को। तो वात किसको बोला गया? वायु को। वो हमारे शरीर को चला रहा है।
और पित्त किसको बोला गया है? अग्नि को, शरीर की हीट को, शरीर की उष्मा को, शरीर की गर्मी को। तो अब हमें वात और पित्त में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बोला गया है कि जो पित्त है उसका कार्य क्या है। जो पित्त है इसके बारे में क्या कहा गया है जी? ये शरीर में पाचन का काम करता है। देखो होता क्या है जी, जब हम भोजन करते हैं आज के टाइम में लोगों को यही नहीं पता जी भोजन खाया किस लिए जाता है। बस लोग पेट भरने का काम करते हैं जी भोजन से। भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो वो दो ही काम करता है जी, या तो पचता है या वो सड़ता है। पचेगा तो वो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो वो बीमारियां पैदा करेगा। यानी भोजन केवल अंदर डालना वो महत्व का नहीं है, बल्कि उसको पचाना जरूरी है, नहीं तो आपका भोजन ही रोग पैदा करता रहेगा जी। और दिन में हमारा जो शरीर है वो भोजन से चलता है और दिन में 2 या 3 टाइम भोजन खाते हैं। अगर आपका भोजन सड़ता रहा तो आप कितना भी बड़ा वैद्य, कितने भी बड़े डॉक्टर, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, ना आप खुद ठीक हो सकते, ना आप किसी रोगी को ठीक कर सकते। तो किसी भी रोगी को ठीक करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो भोजन किस समय कर रहा है, क्या उसका भोजन पच रहा है, क्योंकि शरीर भोजन से चल रहा है और भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है जी, या तो पचता है या सड़ता है। तो पहला ट्रीटमेंट है किसी भी रोगी का तो यही देखा जाता है कि उसको भूख कैसी लगती है, क्या उसका खाना पच रहा है। सबसे पहले इस चीज को ठीक किया जाता है, दवाई का नंबर बाद में आएगा जी। तो पित्त क्या काम करता है? पित्त शरीर में पाचन का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये अग्नि है जी, जठराग्नि है, 5 महाभूतों की है, 7 धातुओं की है। इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पित्त है ये अग्नि का स्वरूप है, तो ये शरीर में पाचन का काम करता है जी, पहला पॉइंट। दूसरा उष्णता, यानी जो पित्त है, अग्नि अगर अच्छी रहेगी हमारी तो हमारे शरीर में जो जरूरी हीट है वो अच्छा रहेगा, तो पसीना भी अच्छे से निकलेगा। अगर पसीना अच्छे से निकल रहा है, मान लो गर्मियां हैं तो पसीना निकलना स्वाभाविक है। कई रोगी ऐसे भी होते हैं कि उनको गर्मियों में भी पसीना नहीं आता जी, जेठ आषाढ़ के महीनों में भी पसीना नहीं आता, तो उनके शरीर में रोग है और वो बड़े रोग की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बीमारियों की तरफ उनका शरीर जा रहा है। तो उष्णता यानी कि शरीर में हीट पैदा करना। अब अग्नि है शरीर में, अच्छी होगी तो पसीना भी निकलेगा, पसीना निकलेगा तो रोम छिद्र खुलेंगे, रोम छिद्र खुलेगा तो शरीर में अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी, पसीना निकलेगा तो हमारी जो त्वचा है वो सॉफ्ट होंगी, और पसीना ही नहीं निकलेगा तो फिर जो हमारी स्किन है वो बहुत हार्ड हो जाएगी, वो बहुत कठोर हो जाएगी, रुखा टाइप हो जाएगा, और उसमें फिर आगे त्वचा के रोग होंगे जी, स्किन डिसऑर्डर होंगे, बड़े स्किन के रोग होंगे। तो शरीर में पित्त है जो वो पाचन का काम करता है, वो शरीर के लिए जो जरूरी हीट है वो उष्णता पैदा करता है। आगे दर्शन यानी कि देखने का काम, जैसे हम वात के कारण जीवित हैं जी, और देखने का कारण, वैसे तो हमारे संपूर्ण शरीर में वात पित्त कफ तीनों ही है जी, सिर से लेके पांव तक वात पित्त कफ तीनों ही है, और आंखों में भी तीनों ही है, लेकिन इसमें आंखों में जो डोमिनेट है वो पित्त है जी। पित्त में अपना एक आलोचक पित्त है। पित्त के भी 5 टाइप होते हैं जी, 5 प्रकार का होता है, अगली कक्षाओं में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 तरह के पित्त में से एक आलोचक पित्त होता है जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो आंखों में जो प्रधानता है वो पित्त की है जी। तो पित्त का काम हुआ शरीर में पाचन करने का, शरीर को हीट देने का, और देखने का कार्य पित्त का हुआ। भूख महसूस होना ये हमारे पित्त के कारण है, अग्नि के कारण है। फिर प्यास लगना ये भी अग्नि के कारण है। जिसकी अग्नि अच्छी नहीं होगी, जिसको भूख ही नहीं लग रही होगी, तो उसको प्यास भी नहीं लगेगी जी। तो भूख लगना, प्यास लगना, और भोजन के प्रति रुचि यानी भोजन के प्रति इच्छा होना, खाने की इच्छा होना। खाने की इच्छा तभी होगी जब अंदर भूख होगी, अंदर भूख ही नहीं है तो आपके सामने चाहे 56 भोग रखे हो तो नहीं खा पाओगे। तो ये सब कार्य पित्त करता है जी। आगे प्रभा यानी कि कांति, हमारे चेहरे के अंदर कितना ओज है, कितना तेज है, कितनी चमक है, तो ये कार्य पित्त का है जी। आगे है मेधा यानी धारण करने की जो हमारी शक्ति है और हमारी इंटेलिजेंसी है यानी जो बुद्धि है, ये सब काम पित्त के कारण हो रहा है जी। आगे फिर शूरता यानी हमारे अंदर कितना साहस है। आप देखोगे जितने भी पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और ये लगभग क्रांतिकारी होते हैं जी, जैसे अपने राजीव भाई दीक्षित है, भगत सिंह है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, या आज के समय में डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी है। तो ये सब जितने भी व्यक्तित्व हैं
इनके अंदर साहस है जी, क्योंकि इनमें पित्त है। जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, हम पूरा वात पित्त कफ का शारीरिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो प्रकृति के बारे में समझेंगे, तो हमें एक निष्कर्ष ये आएगा जी, जो वात वाले होते हैं, वात वाले, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती जी, वो कोई भी क्रांतिकारी कार्य नहीं कर सकते वात वाले। और जो पित्त वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं जी। और जो कफ वाले होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो, जो वात वालों को गुस्सा आता है वो ईर्ष्या द्वेष का गुस्सा आता है जी। जो पित्त वालों को गुस्सा आता है, जो क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं, उनको गलत व्यवस्थाओं पे गुस्सा आता है, गलत चीजों पे गुस्सा आता है। और जो कफ वाले होते हैं वो, अगर उनको अच्छी दिशा मिले तो वो भी अपना पूरा दम लगा के काम करते हैं समाज के लिए, लेकिन उनका जो मेनली नेचर होता है कफ वालों का, उनको जो गुस्सा आता है वो तब आता है जब उनके खुद के रिलैक्स में बाधा आए। तो ये डिफरेंस है तीनों की प्रकृति में। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस प्रकृति को। तो जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं उनके अंदर पित्त भूमिका निभाता है, जो उनको साहसी बनाता है, जो उनको निडर बनाता है, और पित्त वाला ही होता है जो क्रांतिकारी होता है जी। आगे है फिर शरीर संबंधी मृदुता, यानी जब अग्नि अच्छी है, पसीना अच्छा निकलेगा, रोम छिद्र खुलेंगे तो त्वचा कोमल भी होगी। तो जो पित्त है इसका कार्य है जी शरीर का निर्माण करने का। ये आप अपनी, अगर कॉपी आपके पास है तो लिख सकते हो। अभी तक हमने वात के बारे में पढ़ा। वात का कार्य था शरीर को चलाने का, और पित्त का कार्य है शरीर का निर्माण करने का। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी खाएंगे तो उसको कौन पचाएगा? अग्नि पचाएगी, पित्त पचाएगी। जब पचेगा तो फिर उससे रस बनेगा, रस से फिर शरीर में 7 धातुएं बनेगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और फिर 3 मलों का भी निर्माण होगा। जब पाचन होगा तभी तो मल बनेगा, तभी तो मूत्र निकलेगा, जब आप कुछ खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। और जब अग्नि अच्छी है तभी पसीना निकलेगा। तो वात क्या है? वायु है जी, उसका काम है शरीर को चलाना। पित्त क्या है? अग्नि है जी, शरीर की हीट है, गर्मी है, इसका कार्य है शरीर का निर्माण करना। तो यहां तक, अभी तक किसी का कोई सवाल हो तो आप रखें जी। सर ये पाचन में भूख लगना और खाना पचना दोनों अलग चीज होती है ना? हाँ, दोनों ही अलग चीज है। भूख महसूस होना, इसको हम बोलेंगे आगे, जब आयुर्वेद की टेक्निकल भाषा में बोलते हैं दीपन जी, यानी कि उसकी अग्नि प्रदीप्त है। दीपन, पाचन, अनुलोमन, आगे ये 3 शब्द आएंगे। दीपन का मतलब है, मान लो एक व्यक्ति है, अगर वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है तो सबसे पहला काम है कि उसकी अग्नि प्रदीप्त रहनी चाहिए, दीपन रहनी चाहिए, यानी कि उसको भूख महसूस होनी चाहिए। जब भूख महसूस होगी तभी खाएगा, तभी तो वो पचेगा, नहीं तो आपका खाना ही रोग पैदा करता रहेगा जी। तो ये भी हो सकता है कि हाँ जी, तेज लगती हो और लेकिन पाचन खराब हो। मेरे को किसी ने वैसे ही, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी होता है जी। हाँ ये भी, बहुत तेज भूख लगती है, हाँ ये, लेकिन हल्का सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपका भूख तो अच्छी है लेकिन पाचन खराब हो, इसलिए आपके जो न्यूट्रिएंट्स पच नहीं रहे हैं, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो ये मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। हाँ ये भी स्थिति होती है जी। ये किसके साथ होती है? ये पित्त वालों के साथ होती है। अभी आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की अग्नि आती है जी। एक ऐसी अग्नि होती है जो बहुत तीक्ष्ण हो, यानी खाना खाया वो भस्म कर रही है, प्रॉपर पाचन नहीं कर रही है, उसका जला रही है उसको। एक है अग्नि मंद, मंद यानी कि भूखी नहीं समय पे भी महसूस हो रही, तो वहां पे खाने का पूर्ण पाचन ना होके म्यूकस बन रहा है जी, आम बन रहा है। और एक अग्नि है विषम, सुबह भूख लगी, क्या पता शाम तक जरूरत ही ना पड़े खाने को, अगले दिन हो सकता है कि जल्दी जल्दी भूख लग जाए। तो आगे 4 प्रकार की अग्नि पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति, जो आपका सवाल है, पित्त वालों के साथ होता है जी। पित्त वाले के शरीर में अगर अग्नि ज्यादा बढ़ी है, पित्त के भी गुण होते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, पित्त के उष्ण है, तीक्ष्ण है, ये गुण द्रव है। जब ये गुण अधिक बड़े हो जरूरत से ज्यादा, तो फिर ये स्थिति पित्त वालों के साथ पैदा होती है। तो वहां पे खाना पच नहीं रहा है, वो भस्म हो रहा है जी। भस्म हो रहा है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका नहीं निकल पा रहा है जी। ऐसे सर ये पढ़ के मेरे को अपना सारा पित्त का ही लग रहा है साहब। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शारीरिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, शरीर के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जी, फिर और डिटेल में क्लियर हो जाएगा।
आयुर्वेद ये नहीं है कि जी आपने एक लक्षण पे काम करना है। आयुर्वेद डिटेल में बताएगा कि आपके बाल कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपकी जीभ का कलर कैसा है, आपके यूरिन का कलर कैसा है, आपके मल का कलर कैसा है, आपको भूख कितनी लगती है, आप सोचते कैसा हो, पूरा डिटेल में। आपने सिर्फ एक लक्षण पे काम नहीं करना है जी। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इतने सारे लक्षणों के बाद फिर हम सही चिकित्सा पे पहुंचते हैं। जब इतना ऋतु को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, जब इतना डिटेल में देखेंगे तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं रहती, फिर चिकित्सा सफल होती ही होती है। अब अगर कोई केवल फार्मूलों पे चिकित्सा कर रहा है कि जी ये अर्जुना घृत है, ये अर्जुना रिष्ट है, तो हर हृदय रोगी को दे दो, आप हर हृदय रोगी को अर्जुन घृत या अर्जुना रिष्ट या अर्जुन का कोई भी योग नहीं दे सकते जी। उसमें भी अर्जुन का काम है केवल ताकत देने का, वो आपके कोलेस्ट्रोल को नहीं हटाएगा जी, ब्लॉकेज को नहीं हटाएगा। आगे हमें हर एक डिटेल में पढ़ेंगे जी। तो जब आप पूरा डिटेल में इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करोगे तो आपकी चिकित्सा पूरी तरह से सफल होगी। तो पित्त और वात के ऊपर हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा है ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। हाँ जी। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो खाना खाने के बाद हैंड टू हैंड फ्रेश होने चले जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें कैसे पता चलेगा कि इनको खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है? ठीक है, ठीक है। जब हम सवाल अच्छा कर रहे हो आप, और इन्होंने भी पीछे देखो ये आपसे पहले भी, हाँ इन्होंने भी अच्छे सवाल किए। तो जैसे हम शरीर को पढ़ेंगे जी, प्रकृति को पढ़ेंगे, गुणों को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन से गुण की वृद्धि है और क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे आईबीएस में इस तरह की समस्या आती है, तो जब खाते ही अगर उसको जाना पड़ रहा है तो वहां पे भी हमने ये देखना है कि उसको आईबीएस है तो वो वात के कारण है कि पित्त के कारण है कि कफ के कारण है। उसमें भी हमने केवल फार्मूला नहीं देना है। कई बार फार्मूला काम कर भी जाता है लेकिन वो असली चिकित्सा नहीं है जी। असली चिकित्सा ये है कि अगर आपके पास 100 रोगी आए हैं तो उनमें से कम 90 रोगी आपके ठीक होने चाहिए। क्योंकि जो 10 रोगी बोले गए हैं उसमें आयुर्वेद में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसा आता है कि हो सकता है कि आपने दवाई अच्छी दी और रोगी ने समय पे ही ना ली हो, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कई रोग ऐसा होता है कि उसने लंबे समय तक अपने रोग की चिकित्सा ही नहीं की है, तो वो असाध्य कंडीशन में चला गया है। मतलब वो जहां तक ठीक हो सकता था उसकी सीमा खत्म कर दी है उसने। कई ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी रोग होते हैं। तो चिकित्सा वो है जी कि 100 में से 90 व्यक्ति रोगी आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम दीपक जी गुणों के आधार पे आगे पढ़ेंगे। हम आज हमारा पहला ही दिन है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आईबीएस भी ऐसी स्थिति भी किसको है, वात को है कि पित्त को है, फिर उसमें उसके हिसाब से ही मेडिसिन होगी, ना कि फार्मूला बेस्ड मेडिसिन। अब आगे पढ़ो जी कफ के बारे में, प्राकृतिक कफ के बारे में। नया साथी कौन पढ़ेगा जी? हाँ पढ़ो जी। देह को सदा स्थिरता, स्निग्धता, दृढ़ शक्ति तथा क्षमा द्वारा अनुग्रहित करता है। प्रकृति स्थिर मतलब देह कफ की जो प्रकृति है वो सदा स्थिर रहता है, उसमें चिकनाहट रहेगी कफ के साथ, वह दृढ़ रहेगा मतलब कठोर होगा, और शक्ति बंधन आपस में जुड़ा हुआ रहेगा एक दूसरे से, और आदि द्वारा अनुग्रहित करता है, इन सभी के द्वारा एकत्रित करता है सब। हाँ जी बिल्कुल ठीक पढ़ा है जी। इसको और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। वात के बारे में हमने क्या पढ़ा जी कि जो वात है वो शरीर को चलाता है, वात वायु को बोला है। पित्त है जो वो शरीर का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है? वो पाचन करता है, पाचन से रस बनेगा, फिर सभी धातुएं बनेगी, तो इस तरह से शरीर का निर्माण होता है। और फिर मल मूत्र का भी निर्माण होगा, स्वेद का भी निर्माण होगा। अगर अग्नि अच्छी है, पाचन अच्छा है, तो वो सब भी समय से निकलेंगे। ये पित्त का काम है। अब हम पढ़ रहे हैं जी कफ के बारे में कि कफ का क्या काम है। इसके बारे में क्या लिखा है जी? जो प्राकृतिक कफ है वो शरीर को स्थिरता देता है जी। यानी कि जिसके शरीर में कफ होगा, जिसकी प्रकृति कफ की होगी, जिसके शरीर में कफ है जो अच्छी स्थिति में होगा, तो जो उसका शरीर है वो भीम की तरह बलशाली बनेगा जी, अच्छा बनेगा। वो शरीर को मजबूत बनाता है। स्थिरता यानी कि शरीर को, कफ है जो शरीर को मजबूत बनाता है। तो जो कफ का जो काम है, वात का काम था शरीर को चलाना, पित्त का काम था शरीर का निर्माण करना, और कफ का जो काम है
वो है जी शरीर को बल देना, यानी कि ताकत देना, ताकत देने का काम है कफ का। तो ये ताकत कैसे दे रहा है, तो इसमें बोला गया है जो कफ है वो शरीर को स्थिर बनाता है, यानी मजबूत बनाता है, शरीर को भीम की तरह बनाता है। और वो कफ में स्निग्धता पैदा करता है, यानी कि शरीर में चिकनाई अच्छी होती है। अब हमारे शरीर में घुटनों में अगर चिकनाई अच्छी है, जोड़ों में चिकनाई अच्छी है, तो जो हमारे जोड़ है, घुटने हैं, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे जी, इसमें समस्या नहीं आएगी। जब शरीर में चिकनाई खत्म हो जाएगी, ड्राइनेस आएगी, रुखापन आएगा, तभी दर्द होगा जी। दर्द कफ वालों को भी होता है, लेकिन कफ वालों के घुटनों में दर्द होने का अलग कारण है। भाई शरीर में जब कफ बढ़ जाएगा, कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, सम प्रमाण से ज्यादा बढ़ जाएगा, जब कफ के जो गुण हैं, गुरु है, स्थूल है, पिछिल है, स्थिर है, सांद्र है, ये जितने भी गुण हैं, इनमें से कोई भी गुण या मैक्सिमम गुण जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो अग्नि को मंद कर देंगे। अग्नि मंद होगी तो पाचन अच्छा नहीं होगा, वहां पे म्यूकस बनेगा, आम बनेगा। आम बनेगा तो फिर कफ वालों को अगर घुटनों में या शरीर में दर्द होगा तो वो कफ के गुणों के कारण है, आम के कारण है, म्यूकस के कारण है। तो वहां पे हमने कफ को हटाने की चिकित्सा करनी है जी, उस आम को हटाने की। और वात वालों को अगर शरीर में दर्द होगा, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द या किसी भी पार्ट में दर्द, वात वालों के जिनका शरीर पतला दुबला है, तो उनको दर्द होगा जी वात के गुणों के कारण। जैसे ड्राई रुक्ष है, खर है, लघु है, सूक्ष्म है, चले, ये वात के गुण है। तो इनमें रुखापन बढ़ गया है, इनमें चिकनाई खत्म हो गई है, तो इनको दर्द अलग कारणों से है। तो फिर दोनों की चिकित्सा भी अलग, कि दोनों में पहले क्या बिगड़ा है, अग्नि बिगड़ी है जी, अग्नि को ठीक करेंगे। कफ वालों में हम चिकनाई को, आम को, जो म्यूकस बन रहा है उसको हटाएंगे, यहाँ पे हम चिकनाई देंगे जी वात वालों के दर्द को खत्म करने के लिए। तो इस तरह से आगे जब गुणों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि वात को क्यों दर्द है, कफ को क्यों दर्द है, दोनों की चिकित्सा अलग है। तो यहाँ पे जो कफ है वो शरीर को प्रॉपर चिकनाई देता है जी। मान लो आपके पास दो लकड़ी है, एक बिल्कुल सूखी है, एक के ऊपर आप हर रोज चिकनाई लगाते हो, तो कौन सी जल्दी टूटेगी जी? सूखी जल्दी टूटेगी, क्योंकि उसके अंदर ड्राइनेस है, रूखापन है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिनका पाचन अच्छा नहीं है और वो दूध और घी बिल्कुल नहीं खाते हैं, शुद्ध चिकनाई जैसे गाय का दूध और घी, तो उनके शरीर में दर्द जल्दी आएगा, उनके शरीर में बुढ़ापा जल्दी आएगा, उनके शरीर में रोग जल्दी आएंगे। और जिनके शरीर में चिकनाई बैलेंस में है, वो प्रॉपर चिकनाई खा रहे हैं, पाचन अच्छा है, तो वो लंबे समय तक जिएंगे, उनके शरीर में रोग पैदा नहीं होंगे जी। तो यहाँ पे जो कफ है वो शरीर को स्थिर बना रहा है, मजबूत बना रहा है। जिसका शरीर कफ का होता है उसमें जो चिकनाई है वो अच्छी स्थिति में होती है जी। आगे लिखा है दृढ़ संधि बंधन, इसके जो जोड़ है वो मजबूत होते हैं जी। ठीक है, आगे है क्षमा आदि अनुग्रह से, जो कफ वाला होता है उसके अंदर धैर्य होता है, संयम होता है। वात वाला तो हर काम फास्ट करता है जी, और चंचलता उसके अंदर अधिक होती है। पित्त वाला हर कार्य बुद्धि से करता है जी, और कफ वाला हर कार्य संयम से करता है जी। तो जो कफ वाला है इसमें क्षमता के गुण अधिक होते हैं। तो ये अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया है जी कि वात क्या है, वायु शरीर को चला रही है। पित्त क्या है, अग्नि शरीर का निर्माण कर रही है। और कफ क्या है, शरीर की चिकनाई जो शरीर को बल देने का काम करता है। तो ये हुए जी वात पित्त कफ के अपने शरीर में कार्य। किसी का सवाल आया है कि कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं? 11वां अध्याय पेज नंबर 160 पे पढ़ रहे हैं जी हम। 11वां अध्याय क्यों पढ़ना शुरू किया है? क्योंकि 11वें अध्याय में बेसिक डिटेल दी हुई है। सबसे पहले जब हम आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करते हैं, शरीर को पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये तो पता हो कि शरीर में वात पित्त कफ है क्या और वो कैसे कार्य कर रहे हैं, धातुएं हैं क्या, वो कैसे कार्य कर रही है। तो इसमें इसलिए हम आज पहले दिन 11वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ जी शरीर में वात पित्त कफ क्या है और ये क्या काम करते हैं जी। यहाँ तक किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। किसी भी साथी का कोई सवाल हो या सबका क्लियर हो तो आप ये भी बोल दो जी हमारा क्लियर है। हाँ क्लियर है तो बहुत अच्छा है। और जितना पढ़ा है वो तो क्लियर है।
हाँ, और इसमें एक काम और कर देंगे, जैसे कल आपको वीडियो भेजी थी शाम को, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उनको ये अब और भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो एक काम और कर देंगे, जैसे ये पूरी क्लास की हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो अभी जो लेट जुड़े हैं या जिनको थोड़ा कम समझ में आया हो, तो हम ये रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवा देंगे। इसका हम लिंक आपको भेज देंगे, ताकि आप बाद में भी, जैसे इसमें अब बहुत से साथियों ने सवाल भी किए हैं, तो जैसे आपके सवाल है वैसे ही दूसरों के भी सवाल है, तो आप एक बार बाद में भी इसको आप पढ़ सकते हो अगर किसी का मिस हो गया है तो। अष्टांग हृदय अपने सामने खोल लेना और फिर उसको सुनते रहना, और फिर भी कोई सवाल बने तो वो कल की कक्षा में करना। अच्छा, रोग कैसे पहचानोगे? रोग, हाँ वो पढ़ेंगे जी, आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ, अभी अगले पेज पे भी 161 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि वात वृद्धि के लक्षण, यानी शरीर में वात बढ़ेगा तो क्या बीमारियां होगी, और उसमें लक्षण भी डिटेल में लिखा है। अभी पहला ही दिन है और पहला ही घंटे में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी बेस समझ रहे हैं जी, हम बेस समझ रहे हैं। जब हमारा बेस क्लियर होगा तो फिर हम गुणों पे बात करेंगे, प्रकृति पे बात करेंगे, रसों पे बात करेंगे, तो डिटेल में हर एक बीमारी की समझ आएगी जी आपको। ठीक है, एक बार बेस तो क्लियर हो कि जी वात है क्या, क्या काम करता है, किस तरह से। अब जैसे हमने पढ़ लिया कि वात का क्या काम है, शरीर को चलाना। अब वायु क्या काम करती है, ये पूरे शरीर को चला रही है। अब रोग कैसे पैदा होंगे? मान लो जहां पे भी वायु फंसेगी तो वहां पे दर्द पैदा करेगी। अब एक व्यक्ति है जिसकी भूख अच्छी नहीं है, जिसको मलावरोध है यानी कि कब्ज है, तो कब्ज है तो गैस वायु है जो अनुलोम नहीं हो पाएगी, यानी नीचे से नहीं निकल पाएगी, तो वहां पे जब वो वापस जहां पे फंसेगी तो वहीं पे वो रोग भी पैदा करेगी। तो ऐसे गुणों के आधार पे हम रोग को समझ पाएंगे जी। कफ के शरीर में गुण बढ़ेंगे तो वो कैसे रोग पैदा करते हैं, कैसे शरीर को आलसी बना रहे हैं। और पित्त के कारण, जब पित्त में उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण बढ़ा है, कैसे पित्त वाले को एसिडिटी बन रही है, क्यों पित्त वाले को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, क्यों पित्त वाले को सर्दियों में भी गर्मी महसूस होती है, क्यों पित्त वाले को जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है, ये सब गुणों के आधार पे समझेंगे जी हम। रितेश जी आगे पढ़ेंगे, गुणों के आधार पे हम रोगों को समझेंगे। 3-4 साथियों ने अभी पढ़ा है, अगर आप पढ़ोगे तो किसी ने शर्माना नहीं है जी, पढ़ोगे तो आप फिर दूसरों को आसानी से समझा पाओगे जी। पढ़ने का ये फायदा है, आप अपने व्याख्यान अच्छे से दे पाओगे, कल को अपना क्लिनिक करोगे तो रोगी को अच्छे से समझा पाओगे। हाँ, आपने तो पढ़ लिया है शायद एक बार। हाँ, कोई नया साथी बताओ जी। हाँ पढ़ो जी आप। यह देह पंचमहाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से निर्मित है। इनमें पृथ्वी तत्व इस शरीर का आधार ही है और आकाश तत्व शरीर के रिक्त स्थानों का स्वरूप है। जैसे कान के तथा नाक के छिद्र एवं मुख, गुहा आदि आकाश तत्व के आशय है। इस शरीर काया शरीर शेष वायु तथा जल ये क्रमशः करते हुए जीवन भर शरीर को धारण किए रहते हैं। ठीक है जी, मैं क्या समझ में आया हमने इससे? कुछ समझ में आया कि क्या कहा गया? जैसे हमने वात पित्त कफ के बारे में पढ़ लिया, तो अब क्या समझ आया जी? इन्होंने कहा है कि यह जो हमारा शरीर है ये पूरा पंच महाभूतों से निर्मित है और पृथ्वी तत्व जो है शरीर का आधार है। पृथ्वी तत्व को पूरे शरीर का आधार बोला गया है। और जो हमारे शरीर में रिक्त स्थान है, जैसे कान के छेद हैं या शरीर में जितने भी रिक्त स्थान, खाली स्थान है, उसको आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। ये आकाश तत्व के कारण है। और तीन तत्व वायु, तेजस तथा जल ये क्रमशः कर्म करते हुए जीवन भर शरीर को धारण किए। मतलब ये पंच महाभूतों से शरीर निर्मित है। बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हो जी। हाँ, पृथ्वी को आकाश ये सबको बता दिया गया इसका क्या है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं जी। देखो वक्तव्य में क्या कहा गया है कि जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। और
देखो इसमें बोलने का भी एक सीक्वेंस है जी, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इस सीक्वेंस से हमने बोलना है जी। इसमें तो जैसे पृथ्वी, जल, तेज ये कहीं से भी लिख दिया, लेकिन आपने ऐसे लिखना, बोलना है। क्यों बोलना है जी, इसके पीछे का आधार क्या है? पृथ्वी, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लो जी, सीक्वेंस वाइज अगर आपके पास अपनी कॉपी है। सबसे पहले लिखो पृथ्वी, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर जल। इस सीक्वेंस में हमने पंच महाभूत को बोलना है। क्यों बोलना है जी? अब इसमें क्या कहा गया है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यानी बना हुआ है। जो हमारी त्वचा है, जो हमारे अंग है, जैसे जब ये शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है तो ये पृथ्वी में ही मिल जाता है। तो पृथ्वी से हमारा शरीर बना है जी। आकाश हमारे शरीर में खाली भाग है, जैसे नाक के अंदर छिद्र है, कान के अंदर छिद्र है, हमारे जैसे मुंह के अंदर स्पेस है, आहार नली में स्पेस है। तो ऐसे ही शरीर में जो रिक्त स्थान है, अन्य ऑर्गन में स्पेस है, तो ये आकाश है। पृथ्वी से शरीर का निर्माण है, आकाश शरीर में खाली भाग है। फिर वात यानी कि वायु, वायु से शरीर चलता है। कैसे चलता है वो हमने डिटेल में समझ लिया है। फिर आगे है अग्नि यानी कि पित्त, ये शरीर का निर्माण करता है। कैसे करता है वो हमने डिटेल में समझ लिया है। फिर आगे है जल यानी कि कफ, ये शरीर को ताकत देता है। तो इस तरह से पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है जी। पृथ्वी से शरीर बना है, आकाश खाली भाग है, वायु शरीर को चलाती है वात, पित्त शरीर का निर्माण करता है अग्नि, और कफ शरीर को ताकत देने का काम करता है, बल देने का काम करता है। तो इस तरह से ये पंच महाभूतों का हमारे शरीर में कार्य हुआ जी। इसके ऊपर किसी साथी का कोई सवाल? तो अब किसी को इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है, हर किसी को आसानी से समझा सकते हो कि जी वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, या इनके शरीर में कार्य क्या है। जैसे पंच महाभूतों में हम जब सृष्टि में देखते हैं तो वायु बह रही है, ये सृष्टि को चला रही है जी। आकाश जो सूर्य का तेज है, अग्नि प्रकाश है, वो सृष्टि का निर्माण कर रहा है जी, क्योंकि हर फसल तभी पकती है, हर चीज तभी पकती है। और जो जल है अपनी सृष्टि को ताकत दे रहा है। आप देखोगे कि जिस क्षेत्र में जल की प्रधानता है वहां पे वृक्ष ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है, यानी वो सृष्टि को अच्छा बनाए हुए है। और आकाश है जो स्पेस है जी, पृथ्वी और आकाश के बीच का। और पृथ्वी से फिर हर एक चीज पृथ्वी के ऊपर तो ही बनी है जी, पृथ्वी के ऊपर ही आपके पेड़ पौधे, पृथ्वी के ऊपर ही सब चीज का निर्माण है। तो निर्माण हर चीज का पृथ्वी से है। तो हमारे शरीर का भी निर्माण है जो पृथ्वी से है। और जब शरीर की डेथ होती है, ये पंच तत्वों में विलीन होता है, तो ये मिट्टी में ही मिल जाता है। जैसे बोलते हैं ना शरीर मिट्टी का है, तो पृथ्वी से शरीर का निर्माण हुआ है। ये पंच महाभूतों का कार्य है। आगे हम इसके गुणों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे वात है वो किस किस चीज से बना है, दो महाभूतों से। पित्त किन किन महाभूतों से बना है। और जल है जो वो पृथ्वी, कफ है जो अपना वो पृथ्वी और जल से बना है, वहां पृथ्वी का क्या रोल है। पित्त है जो वो अग्नि और जल से बना है। वात है जो वो वायु और आकाश से बना है। तो इसको थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम आगे धातुओं के बारे में समझ लेंगे तो ये और डिटेल में समझा देगा जी। अभी तक ये हुआ जी पंच महाभूतों के शरीर में कार्य क्या है। सर जैसे आपने अभी बोला पृथ्वी से शरीर बना है और पित्त है जो शरीर का निर्माण करता है, तो इन दोनों बातों में मतलब डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस ये है जी, एक तो निर्माण करने वाला है, एक से बना हुआ है। कल की जो वीडियो थी जो आपने पोस्ट करी हुई थी, हाँ जी, उसके पृथ्वी शब्द को बड़ा अच्छा उल्लेख दिया गया है। शरीर में जितना भी मांस है आप उसे पृथ्वी के रूप में लें। जब आगे हम धातुओं को पढ़ेंगे ना जी इसके बारे में, हाँ इसके बाद हम धातुओं को ही पढ़ेंगे। जब धातुओं को एक एक को पढ़ेंगे ना तो वहां पे फिर ये सब आपके एक साथ टाई अप हो जाएंगे कि पृथ्वी क्या है, जल क्या है, धातुओं में किस फॉर्म में कार्य कर रहे हैं। ये अगला ही पॉइंट है रसादी धातुओं के क्रम। जैसे सीमा जी का सवाल है कि डिफरेंस क्या हुआ। सीमा जी, जो पित्त है वो तो निर्माण करने का काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि आपने भोजन किया, उसका पाचन पित्त करेगा, तो फिर उससे क्या बनेगा, उससे रस बनेगा,
जैसे मौसमी को हम मिक्सी में डालते हैं, जूस बनता है, फिर उससे रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि बनेगी। तो पित्त तो निर्माण कर रहा है और पृथ्वी निर्माण नहीं कर रही है। पृथ्वी तो एक एक कण जुड़ के उसके शरीर बन रहा है। निर्माण तो कफ पित्त कर रहा है, पित्त निर्माण कर रहा है और वो केवल जुड़ रहा है। पित्त है जो वो शरीर में अग्नि का फॉर्म है। अब जैसे अपनी सृष्टि में देखते हैं सूर्य है, अब सूर्य से हर एक चीज सूर्य की गर्मी में पकती है। मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा कीचड़ है, जल और मिट्टी बनी हो इकट्ठी है, तो वहां पे कीचड़ है, तो उसको सुखाने का काम कौन करेगा? उसको सुखाने का काम तो अग्नि करेगी। उसको निर्माण फॉर्म तो वो धूप दे रही है जी, वो अग्नि दे रही है सूर्य की। हमारी फसलों को पकाने का काम तो अग्नि कर रही है, सूर्य कर रहा है, पित्त कर रहा है। तो उससे तो निर्माण हो रहा है। जल और गारा ये दोनों मिलके कीचड़ है जी, उसने सुखा के उसको एक नया रूप दे दिया। बना तो उससे है लेकिन निर्माण तो पित्त ने किया है, अग्नि ने किया है। जी सर। ठीक है, पित्त का काम है निर्माण करना शरीर का और बनता उससे है। अच्छा सवाल है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आगे पढ़ेंगे जी, हमारे जो शरीर में 7 धातुएं हैं उनके शरीर में क्या कार्य है और वो किस तरह से कार्य कर रही है, इसके बारे में कौन पढ़ेगा जी? एक एक का पढ़ेंगे। हाँ, एक एक का पढ़ेंगे और रुक के पढ़ेंगे जी, समझते हुए चलेंगे। एक साथ पूरा पैरा नहीं पढ़ना है। जैसे रस का एक अलग काम है, रक्त का एक अलग काम है। हाँ जी सर। रस आदि 7 धातुओं के क्रमश ये प्रमुख क्रम है। इसमें हमारे जो रस दिए गए हैं हमारे शरीर में होते हैं, उनके क्रम अनुसार उनको दिया गया है और उनके काम दिए गए हैं कि वो हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है रस का प्रीणन। ठीक है, यहीं पे रुकना है। रस का प्रीणन, और पेज नंबर 161 का पहला पैरा, वहां पे भी रस के बारे में कुछ दिया गया है, वो भी पढ़ो जी। सुश्रुत के अनुसार रस शरीर का प्रीणन तथा रक्त का पोषण करता है। अब यहाँ पे रुको जी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है जी? यहाँ पे हमने अपनी पहली धातु के बारे में पढ़ा है कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन पेट में जाके पचता है, वो अग्नि की सहायता से पचता है। अग्नि जब उसको पचाती है, पित्त जब उसको पचाता है, तो भोजन पचने से शरीर में रस बनता है जी। जैसे मौसमी को मिक्सी में डाल देंगे, जूस निकलता है, तो ऐसे ही भोजन पचेगा तो रस बनेगा। तो भोजन जब पचेगा तो वो हमारे शरीर में पहली धातु बनाने का काम कर रहा है जी। फिर रस से अगली रक्त धातु बनेगी, फिर रक्त से आगे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनेगी। तो इस तरह से भोजन इसलिए करना है ताकि वो पचे, और वो पचेगा तो शरीर में पहली धातु रस बनेगी जी। अब रस का कार्य पढ़ रहे हैं जी हम शरीर में, कि रस शरीर में क्या काम करती है। देखो दोनों जगह क्या लिखा है, रस शरीर का प्रेरणन यानी कि पोषण करती है जी। रस शरीर का जो रस है ये शरीर को पोषित करने का काम करती है, पोषण देने का काम करता है। अब यहाँ पे धातुओं के क्या काम होते हैं जी? भोजन पचा, उससे रस बना, वो रस शरीर को पोषण देगा, पूरे शरीर को एनर्जी देगा जी। और दूसरा क्या काम क्या है उसका, आगे जो वक्तव्य में सीमा जी ने पढ़ा है कि वो अपने से अगली धातु रक्त का पोषण भी करता है। ये 2 काम रस ने यहाँ पे किए कि एक तो पूरे शरीर का पोषण किया रस ने एक तो पूरे शरीर का पोषण किया, और दूसरा उसने रक्त का पोषण किया, यानी अपने से अगली धातु का पोषण किया। हर एक धातु क्या करेगी, वो शरीर पे भी कार्य कर रही है और वो अपने से अगली धातु को भी पोषित कर रही है। रस, भोजन पचने से रस बना, फिर रस अच्छा है तभी तो अगली धातु रक्त अच्छी बनेगी। तो रस का हमारे शरीर में कार्य हुआ कि वो एक तो हमारे शरीर को पोषण दे रहा है, और दूसरा वो अपने से अगली धातु रक्त को पोषण देने का कार्य कर रहा है। तो ये हुआ हमारे शरीर में पहली रस धातु का कार्य। अब जब हम महाभूतों के हिसाब से पढ़ते हैं तो जो जल है, जल की जितनी अच्छी स्थिति होगी शरीर में, जल यानी कि कफ, तो रस धातु उतनी ही अच्छी होगी। और शरीर में अगर कफ बिगड़ा होगा तो रस धातु भी बिगड़ी होगी। उसमें क्या लक्षण रहेंगे वो इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे हम रोगों को समझ सकते हैं। तो रस धातु को रिप्रेजेंट करता है जी जल महाभूत यानी कि कफ, और रस धातु अच्छी बनेगी तो शरीर में कफ भी अच्छा बनेगा जी।
जो हम जल को पढ़ रहे हैं, कफ को पढ़ रहे हैं, स्निग्धता को पढ़ रहे हैं, चिकनाई को पढ़ रहे हैं, तो हमारा रस धातु अच्छी होगी तो शरीर का कफ यानी कि बल भी अच्छा होगा जी। रस अच्छा होगा तो सातों धातुएं अच्छी होगी। जैसे ये शरीर को पोषण कर रहा है तो बल भी अच्छा होगा। तो रस है वो रिप्रेजेंट करता है जल को और कफ को। अब दूसरी धातु का कार्य पढ़ो सीमा जी। हमारे शरीर की दूसरी धातु रहेगी रक्त, जिसका रस पोषण करता है रक्त का जीवन। हाँ, रक्त यहाँ पे जीवन लिख दिया है देता जीवन। है। हाँ, अब वहां पे भी पढ़ो वक्तव्य में भी आप। रक्त वर्ण की निर्मलता, यानी हमारे शरीर वर्ण यानी रंग की निर्मलता। ऐसा बिल्कुल ठीक मतलब पढ़ा आपने है जी। सुना होगा कि कहते हैं कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, या फिर जैसे किसी को आमतौर पर यौन अवस्था में होता है, जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, या फिर शरीर में तो बोलते हैं आपके खून साफ नहीं है, आप सौफी जैसी कुछ दवाइयां बताई जाती हैं। तो हमारी निर्मलता भी इससे क्या करता है, डिसाइड करता है और मांस का पोषण करता है। जैसे रस से हमारा रक्त बना था, रक्त का पोषण हुआ था, वैसे ही इससे मांस का पोषण होता है जो हमारी अगली धातु है उसका, और जीवन प्रदान करता है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है जी, बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहले भी आपने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, क्या किया हुआ है जी? नहीं सर, कल शाम को पढ़ा था, बस थोड़ा सा ही इसी को पढ़ा था पहले। ठीक है, तो हमने रस के बारे में पढ़ा जी कि रस हमारे शरीर को पोषण दे रहा है और हमारे अपने से अगली धातु रक्त को पोषण दे रहा है। अब हमने रक्त धातु का काम पढ़ा है कि भाई रक्त धातु शरीर में क्या काम कर रहा है। ये शरीर में वर्ण की निर्मलता यानी वर्ण अपनी जो कलर है, चेहरा है, त्वचा है, इसको निर्मल बना रहा है, स्वच्छ बना रहा है, साफ कर रहा है। और मांस का पोषण अपने से अगली धातु मांस को पोषित कर रहा है। और जीवन यानी कि जो रक्त है उसको जीवन बोला गया है। अगर शरीर में रक्त ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी। और रक्त की अगर कमी हो जाए तो उससे बड़े खतरनाक रोग होते हैं। और रक्त में अगर डिसऑर्डर हो जाए तो उसे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, जैसे ब्लड कैंसर आपने सुना होगा। तो जो रक्त है ये शरीर के लिए जीवन का काम करता है। पूरा शरीर रक्त से ही चलता है जी, रक्त के ऊपर ही पूरा शरीर टिका हुआ है। अब इस रक्त के अंदर पांचों महाभूत होते हैं जी हमारे। तो सबसे इसलिए इसको जीवन बोला गया क्योंकि पांचों महाभूत, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ गया है, कफ के गुण बढ़ गए हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे, इसी पेज पे है जो कफ वृद्धि के लक्षण या पित्त वृद्धि के लक्षण या वात वृद्धि के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ गया है तो उसके रक्त में भी कफ बढ़ गया है जी, तो उसका जो आगे हम लक्षण पढ़ेंगे, चेहरा कैसा रहेगा, सफेदी रहेगी, उसके मल मूत्र में सफेदी रहेगी, उसके शरीर में आलस रहेगा। तो जो हमारे रक्त में है वही हमारे शरीर में है। वो रक्त भी हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति को दर्शा रहा है जी। फिर पित्त वाले में हम क्या देखेंगे, अगर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो रक्त में भी पित्त बढ़ा है, तो रक्त में हम फिर क्या मिलेगा, हमें त्वचा पे पीलापन मिलेगा और मल मूत्र में पीलापन रहेगा। तो ये सिम्टम पित्त वाले में रहेंगे। वात वाले में क्या रहेगा, वात वाले में ड्राइनेस है, वात के गुण रुक्ष है, खर है, लघु, ये गुण है। इन्होंने रक्त को सुखा दिया, इसमें रक्त है जो सूख जाएगा, यानी कि चेहरे पे कालापन आ जाएगा, नाखून पे कालापन आ जाएगा, मल मूत्र में कालापन आ जाएगा। और जो पृथ्वी है उसके कारण, पृथ्वी के कारण रक्त में गंध है, यानी कि जब रक्त की हम स्मेल महसूस करते हैं वो पृथ्वी महाभूत के कारण है। और आकाश तत्व के कारण उसमें संपंदन है, यानी उसमें जो चलने का गुण है वो आकाश के कारण है। तो इस तरह से जो पांचों महाभूत रक्त के अंदर होते हैं, और रक्त है ये हमारे शरीर में वर्ण की निर्मलता यानी चेहरे यानी खून को साफ खून अपनी त्वचा को साफ करता है जी, और मांस का पोषण करता है, और इसको जीवन बोला गया है जी रक्त को। ठीक है, तो आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, वात बढ़ा है तो शरीर में रुखापन, कालापन ये सब आएगा, मल मूत्र, नाखून में पित्त बढ़ा है तो पीलापन आएगा,
कफ बढ़ा है तो सफेदी आएगी। तो हम चेहरे से देख के भी ये पहचान लेंगे कि इसके शरीर में कौन सा बढ़ा है। फिर आगे और डिटेल में जब शरीर और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो आप व्यक्ति के बैठने के तरीके से भी रोग को पहचान लोगे जी, उसके बोलने के तरीके से भी रोग को पहचान लोगे, उसके बाल को देख के भी रोग को पहचान लोगे जब हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारे शरीर की दूसरी धातु। भाई रक्त का क्या काम है, रक्त शरीर में क्या काम करता है। अब एक तो रक्त है जो कफ के कारण दूषित हो सकता है। भाई कफ क्या है, जब शरीर में कफ के गुण बढ़ गए तो अंदर म्यूकस बनता है जी, आम बनता है। जब वो आम कफ में जाएगा तो वो कैंसर जैसी व्याधियां भी पैदा कर सकता है। और पित्त के कारण उसमें हीट बढ़ेगी जी, गर्मी बढ़ेगी जरूरत से ज्यादा, जो शरीर में जल्दी जल्दी चेहरे पे पाक होना, जलन होना, अंदर दाह होना, इस तरह की जो पित्त वाली समस्याएं होगी। और वात के कारण केवल कमी आएगी जी रक्त में। तो इस तरह से रक्त में दुष्टि होती है। अब अगली धातु का काम पढ़ो जी। अगली धातु होगी हमारी मांस। मांस का लेपन, यानी मांस का जो कार्य है वो है लेपन का, अर्थात अस्थि समूह यानी जो हमारी हड्डियां हैं या हमारे जोड़ हैं उनका लेपन कर उसे स्थिर बनाए रखना। ठीक है, वक्तव्य में भी पढ़ दो जिसका करिए। मांस शरीर एवं मेदस का पोषण करना। मेदस हमारी अगली धातु रहेगी। और मांस का बताया कि शरीर का पोषण करता है। एक तरह से देखिए रस, जितनी भी हमारे धातुएं हैं वो हमारे शरीर का पोषण करती हैं किसी न किसी तरह से, और उसको रेगुलेट करने में अपनी अपनी भूमिका निभाती है। मांस का इसने बताया है कि अस्थि समूह का लेपन करता है, जहाँ पे हमारी हड्डियों ठीक है, आपकी बीच में आवाज कट रही थी। तो मांस के बारे में देखो, सबसे पहले हमने रस के बारे में पढ़ा, वो शरीर को पोषण देता है और अपने से अगली धातु को पोषण देता है, रक्त को। फिर हमने रक्त के बारे में पढ़ा, उसको जीवन बोला गया है जी। अगर शरीर में रक्त अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छे परिमाण में होगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। और कोई रोगी है तो आप देखेंगे कि रोगी में अक्सर रक्त में इन्फेक्शन मिलता है या रक्त डिसऑर्डर या खून की कमी, ये सब होते हैं, तभी रोगी बनते हैं रोग। कैंसर भी तभी होगा जब रक्त में आम चला गया है या रक्त में पित्त के गुण बढ़ गए हैं। और तो रक्त जीवन है शरीर के लिए, वो अपने से अगली मांस धातु का पोषण करता है, वो अपनी त्वचा को अच्छा करता है, वर्ण को अच्छा करता है, रंग को अच्छा करता है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ की जैसी स्थिति होगी वैसे उसके चेहरे और त्वचा पे भी दिखाई देगी। अब हम तीसरी धातु मांस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मांस है वो हड्डियों को ढकने का काम करता है जी। हमारी हड्डियों को, अगर शरीर में मांस ही ना हो तो हड्डियां सिर्फ, शरीर है जो केवल हड्डियों का ढांचा बन के रह जाएगा। तो मांस हड्डियों को ढकने का काम करता है और अपने से अगली मेद धातु को पोषण करता है। तो जो मांस है, मांस किसका सबसे अच्छा होता है जी? मांस कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का सबसे अच्छा होता है। जैसे भीम का शरीर अगर आपने देखा हो तो उनके पूरे शरीर गठिला है जी, मतलब पांव से लेके और सिर तक हर जगह मांस की स्थिति सम प्रमाण में है। अब किसी के शरीर में अगली धातु मेद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां ऐसा आएगा कि मेद शरीर को के लिए चिकनाई देने का काम करता है, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा किसी व्यक्ति में तो वो अंग विशेष में वृद्धि करेगा, जैसे पेट बढ़ जाएगा। लेकिन मांस के कारण पूरा शरीर एक समान गठिला रहता है जी। जैसे भीम का शरीर है, या आप अपने जैसे देवेंद्र बल्हारा जी का शरीर देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट कफ उनका डोमिनेट है, कफ के साथ पित्त भी है। तो भीम हुआ, तो इनके शरीर है जो, इनमें मांस की अच्छी स्थिति है जी, पृथ्वी महाभूत की अच्छी स्थिति है इनके शरीर में। कफ वाले में, वात और पित्त वाले में ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके शरीर में, उनकी प्रकृति में ये गुण नहीं है। तो जो मांस धातु को रिप्रेजेंट करता है वो पृथ्वी महाभूत रिप्रेजेंट करता है। रस को रिप्रेजेंट कर रहा था जल, रक्त के अंदर हमारे पांचों महाभूतों की स्थिति है, जो जैसा बढ़ जाएगा वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। और मांस को रिप्रेजेंट करता है जी पृथ्वी महाभूत। मांस किसका अच्छा होता है जी? पूरा शरीर गठिला किसका अच्छा होता है? जिसकी कफ की प्रकृति है, जैसे भीम की थी। तो मांस ये कार्य करता है जी, हड्डियों को ढकता है, अपने से अगली धातु को पोषण करता है, ये कार्य है जी मांस का। अगला पढ़ो जी मेद के बारे में। मेद का स्नेहन, संपूर्ण शरीर को स्निग्ध बनाए रखना
और वक्तव्य में है, मेदस का स्नेह स्वेद उत्पन्न करता है, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न कर अस्थियों का पोषण करता है। मेदस का अर्थ है कि हमें चिकनाई यानी हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में चिकनाई बनाए रखता है और स्वेद उत्पन्न करता है। स्वेद यानी पसीना भी उत्पन्न करने में सहायता करता है। शरीर में दृढ़ता के लिए भी हमारी चिकनाई जरूरी है। और अस्थियों में यानी जैसे हमारे बोला जाता है कि घुटनों में दर्द है, उसमें क्या होता है कि हमारे चिकनाई मतलब लोकल लैंग्वेज में भी बताते हैं कि मतलब इसके घुटनों की चिकनाई कम होगी, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, ग्रीस खत्म हो गया है जी। उसको दृढ़ता प्रदान करता है। हाँ जी, देखो हमने क्या समझा जी, अभी तक 4 धातुओं के बारे में पढ़ा है। जब हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, तो भोजन केवल करना नहीं है जी, भोजन जब भी करें वो पचना चाहिए, क्योंकि जब वो पचेगा तो वो शरीर का निर्माण कर रहा है और एक शानदार धातु हमारे शरीर में बन रही है जो आगे पूरे शरीर को पोषण कर रही है और धातुओं को पोषण कर रही है। अगर यहीं पे भोजन केवल ऐसे में खाया है, भोजन खाने का कोई रूटीन नहीं है, भोजन सड़ता चला जा रहा है, तो फिर क्या होगा जी, शरीर में भी रोग पैदा होंगे और धातुओं में भी रोग पैदा होंगे। और जब तक आप भोजन को ठीक नहीं करोगे, देखो आज के टाइम में चिकित्सा क्या चल रही है जी, आज के टाइम में जो रोगी है उसकी मानसिकता क्या है कि मेरे को डॉक्टर और दवाइयां ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर केवल डॉक्टर और दवाइयों से बीमारियां ठीक होती तो अपने देश में ना आज डॉक्टरों की कमी है और ना दवाइयों की कमी है, तो पूरा देश स्वस्थ होता और खासकर अमीर व्यक्ति तो बीमार ही नहीं पड़ता जी। तो लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? आप एक चीज देखोगे कि पिछले 30 साल में इतने ज्यादा डॉक्टर बढ़े हैं, इतनी ज्यादा दवाइयां बढ़ी है, इतने ज्यादा हॉस्पिटल बढ़े हैं, लेकिन फिर भी लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं जी? बीमारियां उससे कई गुना बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी आज के टाइम में सिर्फ इतनी है जी कि डॉक्टर और दवाई ही ठीक कर देगी। यही सबसे बड़ी झूठ है जी। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो देखो हम पढ़ रहे हैं कि शरीर कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे चल रहा है। जब आप अगले 1 सप्ताह तक इसको पढ़ोगे तो आपके मन में एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि रोग कैसे बनते हैं जी, किस तरह से रोग पैदा होते हैं। तो जब तक रोगी ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं जी, इतने हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयां, सब इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, क्योंकि जिन कारणों से समस्याएं बन रही है, लोग कारणों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं जी। दुनिया के हर काम को करने का लोगों के पास समय है, हर काम, हर चीज को चलाने के लिए समय है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए समय नहीं है जी। और जब तक हम अपनी चिकित्सा में लोगों के कारणों को ठीक नहीं कराएंगे, तब तक हम केवल अकेला दवाइयों से और डॉक्टर से रोगों को ठीक नहीं कर सकते जी। इसलिए इसको बेस को समझना जरूरी है जी। तो हमने मेद रस के बारे में समझा कि भोजन पचने से रस बनता है, फिर रस से हमारे शरीर में खून बनता है, खून का सभी को पता ही है। फिर आगे खून से शरीर में मांस बनता है, वो हमारे शरीर में हड्डियों को ढके हुए है। अब मेद क्या है जी? ये हमारे संपूर्ण शरीर की चिकनाई है जी। अब हमारे संपूर्ण शरीर में जितनी अच्छी चिकनाई होगी उतना ही शरीर लंबा होगा, उतना ही शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होगा। और जब चिकनाई की कमी हो जाएगी, चिकनाई की कमी वात और पित्त वालों में ही होती है जी। कफ वालों में प्राकृतिक रूप से चिकनाई अच्छी होती है, उनको जो दर्द होते हैं वो चिकनाई की कमी से नहीं होते। चिकनाई की कमी से दर्द वात और पित्त वालों को हो गए। तो जब हम गुणों को समझेंगे तो हमें पता चलेगा इनमें क्यों है और क्या चिकित्सा देनी है। और कफ वालों में अगर दर्द होगा तो वो अलग कारण से दर्द होता है, ना कि चिकनाई की कमी के कारण। तो जो मेद है वो है हमारे शरीर के अंदर की संपूर्ण चिकनाई, उसका काम है संपूर्ण शरीर को ताकत देना जी, संपूर्ण और अपने से अगली मेद धातु को पोषण देना। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। 7:33 का टाइम हो गया है। कल सभी साथियों ने 5:50 पे लिंक भेज देंगे, 6 बजे पढ़ाना शुरू कर देंगे और 11वां अध्याय ही अभी हम पढ़ेंगे और कल का मैटर आज शाम को डाल देंगे। अभी हमारा एक अगला बैच शुरू होना है तो उसका टाइम हो गया है। अब किसी का कोई सवाल हो तो आप कल अपनी कक्षा में कर सकते हो जी। तो आप कल तक इसको अच्छे से पढ़ना है जी। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते जी। कल सबके सवाल ले लेंगे क्लास शुरू करते ही आज के बारे में जो आज सवाल है। ठीक है जी। कैसा लगा आप लोगों को? और बाकी साथियों को? ठीक है जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल सुबह 6 बजे से पढ़ेंगे जी। कल का मैटर आज डाल देंगे शाम तक कि कल क्या पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते जी।